हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो एसएससी एमटीएस का 12th फेब का सेकंड शिफ्ट का जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने वाले हैं विथ 100% एक्यूरेट आंसर की। बाकी सारे वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इस बार फिर से इस सेशन में 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पिछले अदर सेशन से, इसलिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज का पहला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ नॉवेल लाल सलाम। लाल सलाम उपन्यास के लेखक कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी या चेतन भगत। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्मृति जुबिन ईरानी। अरुंधति रॉय का एक फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ भी मिला है। सलमान रुश्दी का एक फेमस नावल है द सैटानिक वर्सेस, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है और मोस्ट ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने सैटानिक वर्सेस को बैन किया है। ठीक है, ये जो बुक है लाल सलाम, ये दांतेवाड़ा में एक सीआरपीएफ पर्सनल जो मारे गए थे उस इवेंट को कवर करता है 2010 का। ये रियल लाइफ इवेंट से ये है, इंस्पायर्ड है। लाल सलाम का मतलब ही ये होता है आपका माओइस्ट हो जाते हैं जो माओ जेडोंग के आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, कम्युनिस्ट या ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे, उन्हें ये कहते हैं माओइस्ट कहते हैं। ठीक है, अदर बुक देख लेते हैं पॉलिटिशियंस का। तो विंग ऑफ फायर हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का। इंडिया 2020 ये भी एपीजे अब्दुल कलाम का ये बुक है। अनडिलीवर्ड स्मृति ईरानी का। द कोएलिशन ईयर्स प्रणब मुखर्जी, ये हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा, ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में इन्होंने लिखा है इंडिया आफ्टर गांधी। इग्नाइटेड माइंड, ये भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बुक है। मेकिंग ऑफ इंडिया लाल कृष्ण आडवाणी एंड वॉकिंग विथ कॉमरेड्स अरुंधति रॉय, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के ऊपर बेस्ड है। तो पॉलिटिकल बुक से क्वेश्चन आ रहा है, 3 शिफ्ट में और क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने ये लिस्ट इंक्लूड कर दिया, एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्कर। तो कॉन्कर का एंटोनिम जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसएग्री। ठीक है, कॉन्कर का जो सिनोनिम हो जाएगा वो आपका एग्री हो जाएगा। ठीक है, कॉन्कर का मतलब होता है किसी भी ओपिनियन पे सेम थॉट रखना, मतलब आप और आपके दोस्त का किसी इवेंट पे सेम थॉट हो, उसे सेम ओपिनियन या कॉन्कर करना कहते हैं। ठीक है, कॉन्कर का एंटोनिम उल्टा हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिफर या डिसएसोसिएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। सैटेलाइट, सैटेलाइट, सैटेलाइट या सैटेलाइट। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा सैटेलाइट का सही स्पेलिंग SATELLITE। ठीक है, ये हो जाएगा सैटेलाइट का सही स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट बाय अकबर टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री ओवर विच स्टेट। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसी साल एसएससी एमटीएस में। ये गुजरात के ऊपर विक्ट्री के लिए कॉमेमोरेट किया था बुलंद दरवाज़ा। 54 फीट लंबा दरवाज़ा है ये। ठीक है, 54 मीटर 176 फीट ऊंचा दरवाज़ा है। बफ सैंडस्टोन, रेड बफ सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, और वाइट मार्बल का इनले है इसमें, फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है नियर आगरा। और शुरुआत हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन का 1573 में और ख़त्म हुआ 2 साल बाद 1575 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कन्वीन द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो डोपिंग क्या होता है, अगर कोई एथलीट जो है वो इंजेक्शन लेता है, ड्रग लेता है अपने फिजिकल परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, तो उसे डोपिंग कहते हैं। ये पहली बार कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डोपिंग इन स्पोर्ट, तो ये 1999 में हुआ था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री जो है वो अभी 7 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम जिम्बाब्वे, ये 7 बार ओलंपिक मेडल जीती हुई हैं, जिम्बाब्वे की हैं। ये अभी प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। ठीक है, जून 2025 में ये आपका प्रेसिडेंट बनी आईओसी की। ठीक है, और ये जो एंटी डोपिंग वाला जो ये है कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डोपिंग, ये फरवरी 1999 में हुआ था लॉसाने, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है,
और यही कॉन्फ्रेंस जो है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था डोपिंग का, यहीं पे वाडा को क्रिएट किया गया था। वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा ही जो है ना, वो आपका डोपिंग टेस्ट कंडक्ट करता है एथलीट्स के ऊपर, ठीक है, और उन्हें क्लीन चिट देता है, या अगर जो क्लीन नहीं है उन पे बैन भी लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 113th सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ILO 2025 हेल्ड? न्यू दिल्ली इंडिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, या फिर वाशिंगटन DC USA? तो ये हमारा जेनेवा में हुआ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये कंडक्ट हुआ है 113 सेशन ऑफ ILO। अब हेडक्वार्टर देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट F. हॉगुम्बो, और गवर्निंग बॉडी जो है इसका, उसके चेयरमैन है मिसेस अनोशे करवार, ठीक है, ये फ्रांस की हैं। ILO का स्ट्रक्चर है ट्राईपार्टाइट। इसमें गवर्नमेंट भी एक एंटिटी है, एम्प्लॉयर भी और वर्कर भी, तीनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अगर वर्कर भी यहाँ पे मौजूद होंगे और एम्प्लॉयर भी, ताकि दोनों का ये बेटरमेंट के लिए पॉलिसीज़ फ्रेम किया जा सके, और गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक मेंबर है। और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का। ILO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ILO कब बनाया गया था? तो ये 1919 में बनाया गया था, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फॉर बेटरमेंट ऑफ वर्कर्स, ठीक है, वर्कर के रिप्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड ऐश्वर्या राय बच्चन विन द मिस वर्ल्ड टाइटल? 1990, 1994, 1997 या 2000? तो 1994 में जीता था इन्होंने। साउथ अफ्रीका में ये इवेंट हुआ था, जहाँ पे ऐश्वर्या राय जो है वो मिस वर्ल्ड बनी थी, सन सिटी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। According to the Constitution of India, what is the minimum number of sessions of the Parliament that must be held in a year? 1, 2, 3 या 4? तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो 2 मिनिमम होने ही चाहिए पार्लियामेंट्री सेशंस, हर 6 महीने में होना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है कि हर 6 मंथ में एक सेशन होना चाहिए। अच्छा, अगर 6 मंथ में सेशन ना हो तो क्या कॉन्सिक्वेंस होता है आपको पता है? गवर्नमेंट गिर जाएगी, आपका ये डिज़ोल्व हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिज़ोल्व हो जाएगा, दोबारा आपका फ्लोर टेस्ट कराना होगा नए सरकार बनाने के लिए। यही हुआ था मणिपुर में जो है कर्फ्यू लगा हुआ था। जो बीजेपी सरकार है वो 6 महीने के अंदर ये विधानसभा का सेशन नहीं ला पाई, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर, वो लोगों को रिज़ाइन करना पड़ा, गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो गया और दोबारा से फ्लोर टेस्ट हुआ नया ये सरकार बनाने के लिए। तो यही होता है अगर 6 महीने के अंदर आप सेशन कंडक्ट नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है? तो आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम गैप जो है वो 6 महीना से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है कोई भी 2 सेशन में। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ। अगर ऐसा होता है सरकार गिर जाएगी, रिज़ाइन करना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। तो पार्लियामेंट एटलीस्ट 2 बार तो मिलना ही चाहिए 1 साल में, लेकिन कन्वेंशनली 3 बार मिलता है पार्लियामेंट, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन में। सबसे लंबा सेशन जो है वो बजट सेशन ही होता है, फरवरी में स्टार्ट होता है, मई तक एंड हो जाता है। मानसून सेशन जुलाई से लेकर सितंबर तक कंटिन्यू रहता है, और विंटर सेशन जो है वो सबसे शॉर्ट सेशन होता है, नवंबर से दिसंबर तक होता है, लगभग 2 महीने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉटिश economist and political philosopher divided Indian history into 3 periods, Hindu, Muslim and British, in the book A History of British India 1817? वॉरेन हेस्टिंग, जेम्स मिल, लॉर्ड डलहौजी या थॉमस मकॉले? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। जेम्स मिल जो है वो इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, और उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817, ठीक है, जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पेनल्टी लाइन एंड फ्री थ्रो लाइन आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो पेनल्टी लाइन और फ्री थ्रो लाइन किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो हमारा फुटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस या वॉलीबॉल, बैडमिंटन? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैंडबॉल एंड बास्केटबॉल में पेनल्टी लाइन और फ्री थ्रो लाइन होता है।
बास्केटबॉल में जो है फ्री थ्रो लाइन वो लगभग 15 फीट दूर लोकेटेड होता है बैकबोर्ड से। जो ये होता है आपका बास्केट होता है उसको बैकबोर्ड बोलते हैं। हैंडबॉल जो है वो उसका पेनल्टी लाइन लगभग 7 मीटर दूर होता है, ठीक है। फुटबॉल का जो है वो 12 यार्ड दूर से गोल मारा जाता है जब पेनल्टी दिया जाता है, ठीक है। 12 यार्ड दूर से पेनल्टी किक लेता है स्ट्राइकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट टाइम पीरियड फॉर द 7th 5-year प्लान इन इंडिया विच फोकस्ड ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो 5-year प्लान से पहले भी क्वेश्चन आया, 8 नंबर ऑफ 5-year प्लान पूछा था, इसमें 7th पूछ लिया है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। 1985 से 1990 के बीच में 7th 5-year प्लान था हमारा। अब देख लेते हैं सारा जो 5-year प्लान मैक्सिमम पूछा जाता है वो यहाँ देख लेते हैं। सब तो नहीं देख पाएंगे, 12 ठो था। 7th 5-year प्लान जो है वो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने लॉन्च किया था। टारगेट ग्रोथ था 5% का, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ 6% का आया था, मतलब हाईली सक्सेसफुल रहा ये। फर्स्ट 5-year प्लान देखते हैं तो 1951 से 56 के बीच में था। इसे हैरड डोमर मॉडल कहते हैं और ये मेनली फोकस्ड था एग्रीकल्चर और इरिगेशन और फूड प्रोडक्शन पे, क्योंकि उस टाइम फूड सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम था, इसीलिए पहला 5-year प्लान फूड सिक्योरिटी पे फोकस किया गया था। अचीवमेंट क्या था, तो भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया और हीराकुंड डैम बनाया गया था, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया गया था। एम विश्वेश्वरैया जो है उन्होंने ये दोनों डैम का प्लानिंग किया था। सेकेंड 5-year प्लान हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया था और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। सेकेंड 5-year प्लान को ही महालनोबिस मॉडल कहते हैं और ये पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन पे फोकस किया गया था इसे। थर्ड 5-year प्लान में सेल्फ रिलायंस एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को साथ लेकर चला गया था और ये जो है फेल किया था। क्योंकि यहाँ पे इंडो चाइना वॉर भी हुआ था 1962 में और इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 में हुआ था और उसके बाद ताशकंद के ट्रीटी में ही हमारे प्रिय लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हो गया था वहाँ पे, इसलिए ये फेल किया था। और थर्ड 5-year प्लान के बाद प्लान हॉलीडे आया था 1966 से 1969। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि प्लान हॉलीडे कब आया था, तो 1966 से 1969 तक कौन से 5-year प्लान के बाद आया था, तो थर्ड 5-year प्लान के बाद प्लान हॉलीडे आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ 5-year प्लान, सॉरी क्वेश्चन नहीं, फोर्थ 5-year प्लान 1969 से 74 के बीच में आया था। यहाँ ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे फोकस किया गया था और सेल्फ रिलायंस पे। यहीं पे बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, पिछले ही वीडियो में मैंने बात किया। बैंक नेशनलाइजेशन का 2 फेज़ में हुआ था। एक 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था और 1980 में जहाँ पे 6 प्राइवेट कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। रिजल्ट बिलो टारगेट रहा। फिफ्थ 5-year प्लान, इसमें जो स्लोगन था इंदिरा गांधी का वो गरीबी हटाओ था। यहाँ पे जो है इस टाइम पे आपका इमरजेंसी लगा हुआ था और यहाँ पे एक 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया था मैडम इंदिरा गांधी ने। फिर जब इंदिरा गांधी का सरकार गिरा तो जनता गवर्नमेंट आई और फिफ्थ 5-year प्लान को टर्मिनेट कर दिया और अपना रोलिंग प्लान लेकर के आया, जो कि जनता गवर्नमेंट का खुद का रोलिंग प्लान था, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल प्लानिंग होना था, पहले से कोई प्री डिटरमाइंड पॉलिसीज़ पे काम नहीं करना था। इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, इसलिए मैं इतना ही रखा, ठीक है। विच रिवर वेयर मेनली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इन द एंशिएंट मगध एम्पायर। गंगा, यमुना, सोन और चंपा, गंगा एंड सोन, इंडस एंड गंगा। तो ध्यान रखना है मगध एम्पायर गंगा और सोन होगा, क्योंकि यही 2 रिवर जो है आपका मगध के पास, जहाँ पाटलिपुत्र है मगध का कैपिटल, वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस करता है गंगा और सोन, और यही जो है आपका मेजर रूट था ट्रेड का, ठीक है। मानेर के पास, मानेर शरीफ जो है पटना में, वहाँ पे आकर के सोन रिवर गंगा से मिल जाती है, ठीक है। लगभग 10 किलोमीटर दूर है पटना सिटी से। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली या न्यूरॉन। तो नेफ्रॉन जो है वो आपका फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो और भी अब ऑर्गन्स और उनके फंक्शनल यूनिट को देख लेते हैं हम, ताकि एग्जाम में आए तो आप टिक कर सकें।
किडनी का नेफ्रॉन देख लिया हमने, ब्रेन का न्यूरॉन जो कि नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है, लंग्स का है एल्वियोलस या एल्वियोली भी बोलते हैं, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है। लिवर में है हेपेटिक लोब्यूल जो कि मेटाबॉलिक और डिटॉक्स फंक्शन परफॉर्म करता है। हार्ट में है आपका कार्डियक मसल सेल्स और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड पंप करने के लिए पूरे शरीर में। पैनक्रियाज में है इसलेट ऑफ लैगरहंस जो कि आपका इंसुलिन सिक्रीट करता है और ग्लूकागॉन आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन। स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये सिक्रीट करता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स और HCl एसिड सिक्रीट करता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में है विलस या विली, यहाँ पे जो है आपका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के थ्रू सेल्स तक ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। आई में होता है रॉड एंड कोन सेल्स, ये आपका लाइट इंटेंसिटी और कलर क्या है वो बताता है, वो डिटेक्ट करता है रॉड और कोन सेल, लाइट एंड कलर डिटेक्शन। स्किन में होता है स्वेट ग्लैंड्स जो कि आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है। गर्मियों के दिनों में आपका बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता, स्वेट करके उसे कंट्रोल करता है। ये हिंदी में है, एक बार पढ़ लीजिएगा रोक करके वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम आपका होता है स्पीड, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पीड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स इन 2025 हाउ मेनी टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया। 2025 में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल करने के बाद भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? 40, 42, 43 या 44। तो 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो करेंटली है इंडिया में। अब देख लेते हैं कुछ रीसेंट इंक्लूजन्स जो कि इंडिया के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हुए थे। तो 2025 में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप हुआ। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है ये 13 फोर्ट्स हैं, ठीक है, और ये 13 में से जो 12 फोर्ट है वो आपका महाराष्ट्र में है और एक फोर्ट जो है वो आपका जिंजी में है, तमिलनाडु में, ठीक है, तो ये याद रखना है। मोएदाम्स को 2024 में ऐड किया गया था। ये ताई अहोम डायनेस्टी का बरियल साइट्स है, बरियल माउंट्स है ये, ठीक है। होयसाल टेम्पल्स जो कि आपका हेलिबिड में है, द्वार समुद्र टेम्पल हो गया, ये सब जो वेसार स्टाइल का टेम्पल है होयसाल टेम्पल, इसे 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। शांति निकेतन या विश्व भारती यूनिवर्सिटी जिसे 1902 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस्टेब्लिश किया था, उसे 2023 में यूनेस्को में ऐड किया गया। और धोलावीरा जो कि एक हड़प्पन साइट है गुजरात में, उसे 2021 में ऐड किया गया। अब देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस कंट्री के पास है। तो इटली जो है वो नंबर 1 पे है, लगभग 60 से 61 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसका सबसे फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है, तो कोलोसियम जो है जहाँ पे ग्लैडिएटर फाइट्स होता था, वो इसका सबसे फेमस है। चाइना जो है सेकंड नंबर पे है, 59 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसके पास। और जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो सबसे फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है चाइना का। और जर्मनी में लगभग 54 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इंडिया का 7th पोजीशन आता है जहाँ पे इंडिया के पास अभी करेंटली 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन KAPS इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु। तो ये गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है, काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशंस। एक और बार इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कितने हैं। तो सबसे पहला जो है वो है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, जो 1969 में बनाया गया था, कमीशन किया गया था और ये USA के हेल्प से बनाया गया था, ठीक है। राजस्थान में है रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि 1973 में कमीशन किया गया था और कनाडा के हेल्प से। ये अभी आया, जस्ट आपका MTS में आया है 6 या 5 तारीख के शिफ्ट में। अब एक है कलपक्कम, ये मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, 1984 में कमीशन हुआ। नौरोरा उत्तर प्रदेश में है।
काकरापारा गुजरात में अभी हमने देखा, कायगा जनरेटिंग स्टेशन जो है कर्नाटका में है और कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। अभी 2024 में ही एक नया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कमीशन किया गया कलपक्कम के तमिलनाडु में। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 3 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी अभी हमने इस्टेब्लिश किया है इंडिया में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंटरप्ट। तो इंटरप्ट का एंटोनिम देखना है तो डिसकंटिन्यू, सस्पेंड, कंटिन्यू या डिस्टर्ब। तो हमारा सी जो होगा वो एंटोनिम हो जाएगा इंटरप्ट का। इंटरप्ट मतलब किसी चीज़ को रोक देना और कंटिन्यू मतलब जारी रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लैंग्वेजेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो कौन सा जो निम्नलिखित में से भाषाओं का कौन सा जोड़ भारत की अनुसूचित भाषाओं की श्रेणी में आता है। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, 22 टोटल है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ऑप्शन देखते हैं, भोजपुरी एंड इंग्लिश, मैथिली एंड संथाली, मारवाड़ी एंड राजस्थानी, तुलु एंड लेप्चा। तो ये मैथिली और संथाली जो है ये दोनों लैंग्वेजेस है 8 शेड्यूल में। अब थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं 8 शेड्यूल का। तो ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था। कौन कौन सी? तो असमीसी थी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ध्यान रखना है इंग्लिश जो है वो आपका शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं अमेंडमेंट्स कि कितने अमेंडमेंट हुए 8 शेड्यूल में। तो लगभग 4 अमेंडमेंट हुए हैं 8 शेड्यूल में। पहला था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 जिसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। ठीक है। दूसरा था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया गया। इसका एब्रीवेशन ट्रिक से याद रख सकते हैं, KMN, कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऐड किया गया बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को। BDSM एब्रीवेशन से याद रख सकते हैं। स्माइल मत करिए, यू आर कॉट इन 4K। नेक्स्ट जो है आपका 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें जो कि 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था, लेकिन ये कोई लैंग्वेज को ऐड नहीं किया था बल्कि ये उड़िया को उड़िया में चेंज किया था। ठीक है। तो ये भी 96th भी आपका 8 शेड्यूल में माना जाएगा एज एन अमेंडमेंट। तो 4 अमेंडमेंट हुए, याद रखिएगा, 21st, 71st, 92nd एंड 96th। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट 1932 वॉज साइंड बिटवीन डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड मैकडोनल्ड, रामसे मैकडोनल्ड PM था उस टाइम का, और महात्मा गांधी एंड रामसे इरविन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A, डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में साइन हुआ था। मदन मोहन मालवीय जो है वो इनिशिएट किए थे इस चीज़ को। महात्मा गांधी फास्ट एंड टू डेथ पे चले गए थे जब रामसे मैकडोनल्ड ने सेपरेट इलेक्टोरेट अनाउंस कर दिया था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ठीक है। 24 सितंबर 1932 में ये गांधी इरविन ये पूना पैक्ट साइन हुआ था। और ये जो उस टाइम के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड विलिंगडन थे। ठीक है। ये जो पूना पैक्ट है वो यड़वाड़ा जेल पुणे में साइन हुआ था और मदन मोहन मालवीय जो है वो भी थे साइनिंग में ऑन द बिहाफ ऑफ बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the 3 least spoken languages included in the 8th schedule by 22nd schedule languages of India। भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल सबसे कम बोले जाने वाली 3 भाषाएं कौन सी है? संस्कृत, डोगरी, मणिपुरी, संस्कृत, बोडो, संथाली, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी या संस्कृत, मणिपुरी, सिंधी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सही आंसर। संस्कृत, डोगरी और मणिपुरी जो है ये सबसे कम बोले जाने वाली शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। शेड्यूल लैंग्वेजेस का जो क्वेश्चन था उसमें तो मैंने सब एक्सप्लेन कर ही दिया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक ऑफ झुम्पा लहरी विच इज़ कंसिडर्ड हर मेमोयर वॉज ओरिजिनली रिटन इन इटालियन। तो द नेम सेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इन अदर वर्ड्स, इन आतरे पैरोल एंड द लो लैंड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, इन अदर वर्ड, इन अल्ट्रे पैरोल। ठीक है। ये इटालियन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है झुम्पा लहरी का मेमोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल डोमेस्टिक रॉ कुकिंग कोल
प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की कुल घरेलू कच्चा कोकिंग कोल उत्पादन कितना था? 50.12 मिलियन टन्स, 58.81 मिलियन टन्स, 66.82 मिलियन टन्स या फिर 77.0 मिलियन टन्स। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 66.82 मिलियन टन्स जो है वो टोटल रॉ कोकिंग कोल प्रोडक्शन था इंडिया का 2023-24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड बुद्धा? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? द माइटी वन, द अवेकेंड वन, द साइलेंट वन, द होली वन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द अवेकेंड वन, जागृत या प्रबुद्धि व्यक्ति। ठीक है, अब गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं, उनके बारे में सारे फैक्ट्स। तो सिद्धार्थ गौतम इनका जन्म वाला नाम था। 563 BC में लुम्बिनी में जन्म हुआ, अभी नेपाल में है लुम्बिनी। इनके पिता थे शुद्धोधन जो कि चीफ थे शाक्य क्लैन के, और इनकी माता थी महामाया जो कि इनके बर्थ के कुछ टाइम बाद ही इनका डेथ हो गया था। तो इनको इनकी मौसी ने बड़ा किया जो जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, रिनंसिएशन इन्होंने महाभिनिषी कर्मन किया। एज 29 के टाइम इन्होंने ये घर छोड़ दिया जिसे ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं या महाभिनिषी कर्मन, क्योंकि इन्होंने अपने सार्थक चन्ना और कंथक घोड़े के साथ जब ये बाहर गए थे भ्रमण के लिए तो इन्होंने 4 विजुअल्स देखे, जिसमें एक बूढ़ा आदमी को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत शरीर को देखा और एक एसेटिक को देखा, मतलब साधु को देखा। तो जब ये मृत व्यक्ति को देखे तो इनका दिल बहुत मचल उठा, बहुत ही परेशान हो गए। फिर इन्होंने चन्ना से जब एसेटिक जब साधु को देखा तो चन्ना से पूछा कि इनके चेहरे पे इतना अच्छा तेज कैसे है। तो चन्ना ने बताया कि इन्होंने घर परिवार और दुनियादारी सब छोड़ दी है और मोक्ष के रास्ते पे चल पड़े हैं। तो यही चीज़ अफेक्ट कर गया और 29 की एज में इन्होंने महाभिनिषी कर्मन करा। एज 35 पे निरंजना रिवर के किनारे बोधि ट्री के नीचे, पीपल ट्री के नीचे इन्होंने ये प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया। पहला सरमन दिया इन्होंने सारनाथ में नियर वाराणसी, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं या द मूविंग ऑफ द व्हील कहते हैं। बुद्धा जो है वो पाली लैंग्वेज में प्रीच करते थे जो कि कॉमन लोगों का लैंग्वेज था, जिससे कॉमन लोग इनसे बहुत ज़्यादा जुड़ते गए। उसके बाद 4 साइड्स के बारे में तो हमने बात कर लिया, इन्होंने क्या क्या देखा। ये मिडिल पाथ फॉलो करते हैं जिसको माध्यम मार्ग कहते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि एकदम एक्सट्रीम पेनेंस भी नहीं करना है जैसे कि जैनिज़्म में किया जाता है। एक्सट्रीम पेनेंस बुद्धिज़्म में अलाउड नहीं था, मतलब नहीं करना था। जैनिज़्म में एक्सट्रीम पेनेंस करते हैं। डेथ इनका हुआ जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में इनका डेथ हो गया। माना जाता है कि बुद्ध ने ये पोक खाया था, सुअर का मांस, और उसके वजह से उनका तबीयत ख़राब हो गया और उनका डेथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल फोक जॉनरा ऑफ अ भोजपुरी रीजन विच कंसिस्ट ऑफ इमोशनल नैरेटिव, सैड प्लेज एंड सॉन्ग इज नोन एज चैती, बिरहा, कजरी या सोहर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरहा। सोहर जो है वो बच्चे के जन्म पे गाया जाता है। आपने पंचायत वेब सीरीज़ देखा होगा, उसमें जब घोड़ा आता है ये का विधायक का तो सोहर ही गा रहा होता है सिंगर बैकग्राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। तो बिरहा जो है उसका मतलब होता है विरहा, जो कि सेपरेशन, दूर जाने के पेन को बताता है, और इसे अहिर या यादव कम्युनिटी के लोग गाते हैं और ये भोजपुरी रीजन में गाया जाता है, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, रेलिवेंट, रेमिनिसेंट, रेडोलेंट या रेस्प्लेडेंट। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडोलेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट स्मेल और स्ट्रांगली सजेस्टिव ऑफ समथिंग, मतलब कोई स्मेल आपको बहुत ही अच्छा लग जाए वैसा स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई एम सॉरी टू डिक्लाइन योर सजेशन, डैश योर लैंग्वेज, डैश योर नॉलेज, डिस्पाइट, विथ, टू और ऑफ। तो ये हो जाएगा डिस्पाइट। आई एम सॉरी टू डिक्लाइन योर सजेशन डिस्पाइट योर नॉलेज। कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो आपको कुछ बता रहा है, फिर भी आप उसका ये ओपिनियन को नकार दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एम्बियंस, एम्बियंस, एम्बियंस एंड एम्बियंसी। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, AMBIENCE।
ठीक है, इसका मतलब होता है गुड एटमॉस्फेयर, या किसी प्लेस पे जाते हैं आप रेस्टोरेंट में तो आप बोलते हैं एम्बियंस बहुत अच्छा है, लाइट म्यूज़िक बज रहा होता है, एसी चल रहा होता है बैकग्राउंड में। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज़ बीन कंप्लेनिंग डैश द पुअर सर्विस ऑफ द रेस्टोरेंट, अबाउट द पुअर सर्विस ऑफ द रेस्टोरेंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अ वुल्फ इन अ शीप क्लोथिंग। हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो ये भेड़ के खाल में भेड़िया। तो ऑप्शंस देखते हैं, अ डेंजर पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, अ कनिंग मैन इन अ लेदर कोट, अ स्कॉलर लर्निंग हाउ टू एक्ट एज अ फूल, अ सेलिब्रिटी ड्रेस्ड एज अ कॉमनर। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। एक बहुत ख़तरनाक आदमी है लेकिन वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि उससे ज़्यादा कंपैशनेट और ये भावुक इंसान कोई है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 फॉर हॉकी इन अ रेगुलर कैटेगरी। संदीप सांगवान, हरेंद्र सिंह, बलजीत सिंह या धनराज पिल्ले। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, संदीप सांगवान को जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया हॉकी इन रेगुलर कैटेगरी। इन्होंने कोच किया है सुमित, मनदीप सिंह और संजय को, जिन्होंने वह ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 में और एशियन गेम्स में भी मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज नॉट इन फेवर ऑफ कंसोलिडेशन मर्जर ऑफ अ बैंक इन इंडिया। तो ये रिलेटिवली हार्ड क्वेश्चन है, अगर आपसे ना बना हो तो टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि ये मुश्किल क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखते हैं, नरसिम्हम कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, पीजे नायक कमेटी या लीलाधर कमेटी। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, तेंदुलकर कमेटी ने जो है वो मर्जर और कंसोलिडेशन के लिए ना कहा था, मतलब ये फेवर में नहीं थे। तेंदुलकर कमेटी देखते हैं तो इन्होंने पॉवर्टी लाइन का न्यू मेथड सजेस्ट किया था, जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको दिन भर में 2500 कैलोरीज से कम अगर खाते हैं तो आप पुअर है। ये वाला मेथड तेंदुलकर कमेटी ने ही दिया था इन 2009। नरसिम्हम कमेटी 2 बार बनी, नरसिम्हम कमेटी 1, नरसिम्हम कमेटी 2, जिसने रिकमेंड किया बैंकिंग स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, बैंक का कंसोलिडेशन के लिए। इसी ने बोला था 3-4 लार्ज इंटरनेशनल बैंक को मर्ज करके एक बना दो, या 8-10 नेशनल बैंक्स होने चाहिए। नरसिम्हम कमेटी 2 जो बनी थी 1998 में, उसने बासल नॉर्म्स को अप्लाई करने के लिए रिकमेंडेशन दिया था। कैपिटल रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स के लिए भी नरसिम्हम कमेटी ने ही रिकमेंडेशन दिया था। पीजे नायक कमेटी, जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन और कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स के लिए सजेस्ट किया था, और बैंक बोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में भी पीजे नायक कमेटी ने ही बोला था कि जो एमडी और ये सीईओ है वो पोजीशन को ये मर्ज कर देने का, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन पीजे नायक कमेटी ने दिया था। लीलाधर कमेटी 2008 में इन्होंने कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो इतने हैं उसे कंसोलिडेट किया जाए, तो 2020 में कंसोलिडेशन किया भी था सरकार ने। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फेज। इडियम क्या है, तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ऑप्शंस देखते हैं, अ मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय, अ फाइनल अपॉर्चुनिटी टू स्केप, the stage at which an irreversible decision is made, a situation with many alternative। हमारा ऑप्शन सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि कोई आप ऐसा डिसीजन ले ले जिससे आप पीछे नहीं हट सकते, उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। ठीक है, यही हो गया। ये यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर डिसीजन, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। What is the full form of SPPEL scheme initiated by Government of India? तो SPPEL स्कीम का ये क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर मैंने इसका छुपाना भूल गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। तो जो लैंग्वेजेस 10,000 से कम लोग अब बोलते हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे है, उसे प्रिजर्व करना है, नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना है वो लैंग्वेज, ताकि वो लैंग्वेज कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, इसे जो है
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस स्कीम को स्टार्ट किया है और ये 2013 में स्टार्ट किया गया था। ऐसे कुल 177 लैंग्वेजेस है, 117 इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस है जिसे ये प्रिजर्व किया जाएगा, जो कि 10,000 से कम लोग बोलते हैं ये लैंग्वेजेस। ठीक है। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जो मैसूरू में है वो डॉक्यूमेंटेशन, प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन का काम करेगी इंडियन मदर टंग लैंग्वेजेस को जो कि खतरे में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वियरिंग इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण के घिसाव प्रभाव का उदाहरण है। वर्न आउट शूज, वर्न आउट रेलवे फुटब्रिज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। हम चलते हैं तो जूता घिस जाता है और रेलवे का फुटब्रिज भी घिसता है, तो ये दोनों आपका फ्रिक्शन का, वियरिंग इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। व्हाट इज जीपीएस स्पूफिंग। जीपीएस स्पूफिंग क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। ब्लॉकिंग जीपीएस सिग्नल टू स्टॉप नेविगेशन कंप्लीटली, सेंडिंग फेक जीपीएस सिग्नल टू मिसलीड अ डिवाइस अबाउट इट्स लोकेशन, इंक्रीजिंग जीपीएस एक्यूरेसी यूजिंग स्ट्रॉन्गर सैटेलाइट, या फिर रिपेयरिंग डैमेज जीपीएस रिसीवर्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंडिंग फेक जीपीएस सिग्नल, अपना लोकेशन को मिसलीड करना। आप है दिल्ली में लेकिन आपका लोकेशन मुंबई का दिखा रहा है, तो इसे जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। ठीक है। आपका कवर ब्लो ना हो, आपका लोकेशन किसी को पता ना चले, इसलिए इसे करते हैं। ठीक है, जीपीएस स्पूफिंग। तो यही जीपीएस स्पूफिंग यही टेक्निक है कि आप एक जगह हैं और दूसरे जगह आपका लोकेशन बता रहा है, फेक लोकेशन। वीक रेडियो सिग्नल, GPS signals are weak and cannot be overridden by fake data. Threats, misleading navigation system, अगर ये रेडार में प्लेन का रेडार में अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया जिसमें जीपीएस स्पूफिंग डाल दिया कोई, तो उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन भी आ सकता है, क्रैश कर सकता है प्लेन। ठीक है, इतना ही था इस सेशन में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं एक इनिशिएटिव लाने वाला हूं जिसमें मैं आरआरबी एनटीपीएस का पूरा जीके जीएस स्टैटिक सब कुछ कवर करूंगा वन शॉट में। एंशिएंट हिस्ट्री का मैं वीडियो लाने वाला हूं 420 सवाल का, जो कि आज तक आया है। उसके बाद मिडिवल और मॉडर्न का भी मैं लाऊँगा। चैनल सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।